हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द नेक्स्ट वीडियो। दोस्तों, आज की जो क्लास है बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक जो हमने सीखा वहाँ पर बेसिक टर्म्स को सीखा था, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को सीखा था, बहुत सारी टर्म्स को हमने सीखा था अकाउंट्स की, बट उनका इम्प्लीकेशन, उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से करना है और एक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स को, एक बिजनेस की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को किस सिस्टमेटिक तरीके से, किस प्रेजेंटेबल मैनर में, किस इंटरप्रिटेटिव मैनर में रिकॉर्ड किया जाता है ताकि अच्छे से समझा जा सके, देखा जा सकते, हर सामान्य बुद्धिमत्ता के व्यक्ति को वो देखकर समझ में आ सके। एक सिस्टमेटिक मैनर होता है बच्चों, उस तरह से अकाउंटिंग की जाती है। मतलब एक्चुअल में अकाउंटिंग की कैसे जाती है, वो सब चीजें हम अब आने वाली क्लासेस में सीखने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा रिलेवेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है आपके लिए। अब अकाउंटिंग जो की जाती है बच्चों, उसके लिए एक कोर प्रिंसिपल काम करता है, उसका नाम है ड्यूल डबल अकाउंटिंग सिस्टम। ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम या डबल अकाउंटिंग सिस्टम, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम, डबल अकाउंटिंग सिस्टम ये कहता है बच्चों, या फिर इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम, अब नाम से ऐसा लग रहा है सर डबल एंट्री, क्या हमें एक ट्रांजैक्शन की दो बार एंट्री करनी होगी? नहीं सर, हमें किसी भी ट्रांजैक्शन की, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की एंट्री मतलब एक जनरल एंट्री करनी होती है बच्चों। अकाउंटिंग का एक तरीका है, यानी कि किसी भी ट्रांजैक्शन को जनरलाइज्ड मैनर में हमें रिकॉर्ड करना होता है, एक समराइज्ड मैनर में रिकॉर्ड करना होता है, उसको हम कहते हैं एंट्री। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने की एंट्री। अब उस एंट्री को डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर किया जाता है। मतलब एक ही ट्रांजैक्शन को दो बार रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, बट उसके इंप्लीकेशंस, उसके इंपैक्ट्स दो अकाउंट पर पड़ते हैं बच्चों, इसलिए उसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। यानी कि दो एस्पेक्ट्स पर उसका प्रभाव पड़ता है। कहीं ना कहीं एक ट्रांजैक्शन का एस्पेक्ट एक ट्रांजैक्शन का प्रभाव दो एस्पेक्ट्स पर पड़ता है, दो अकाउंट्स पर उसका प्रभाव पड़ता है। ट्रांजैक्शन एक ही होती है, जनरल एंट्री भी एक ही होती है, बट वो इंपैक्ट करती है दो अकाउंट्स को, ये आप समझिए। डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि ट्रांजैक्शन एक ही है, उसको रिकॉर्ड भी एक ही बार करना है, जनरल एंट्री भी एक ही बनेगी, बट उसका इंपैक्ट दो अकाउंट्स पर पड़ेगा, इसलिए इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ओके सर, बात हमें समझ में आती है। जैसा कि मैंने बोर्ड पर प्रेजेंट किया है, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, देयर मस्ट बी ए बिजनेस ट्रांजैक्शन, एंड द सेकंड थिंग, वो मेजरेबल होने चाहिए मॉनेटरी टर्म में। ये चीज हम समझ चुके हैं मॉनेटरी मेजरमेंट वाले कॉन्सेप्ट में, कि कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जब तक मॉनेटरी टर्म्स में मेजर न की जा सके, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। एंड दैट शुड बी बिजनेस ट्रांजैक्शन, ओके, ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। तो हम यहां पर जो बात कर रहे हैं अकाउंटिंग के सिस्टम की तरीके की, वो सर बात कर रहे हैं हम बिजनेस की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग की। यहां पर ओनर की पर्सनल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है, बिजनेस की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए और वो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, यानी कि मॉनेटरी टर्म में उसको मेजर किया जाना पॉसिबल होना चाहिए। हम उसकी बात कर रहे हैं। अब ये डबल एंट्री सिस्टम कहता क्या है बच्चों, कि एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से भी कम। कम से कम का मतलब सर, मतलब मिनिमम दो अकाउंट्स, मिनिमम टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन, विपरीत दिशाओं में कम से कम दो अकाउंट्स को प्रभावित करती है हर बिजनेस ट्रांजैक्शन। कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन हो बच्चों, वो कम से कम दो अकाउंट्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रभावित करती है। इसका मतलब यह हुआ कि दो से ज्यादा अकाउंट्स को भी प्रभावित कर सकती है, पर दो से कम अकाउंट्स प्रभावित नहीं होंगे। यदि किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आप कह रहे हैं कि केवल एक ही अकाउंट प्रभावित हो रहा है, दूसरा अकाउंट प्रभावित नहीं हो रहा है, दूसरे अकाउंट पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, मॉनेटरी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन को आप बिजनेस की अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, उसकी अकाउंटिंग नहीं की जा सकती, क्योंकि अकाउंटिंग तो बच्चों डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर की जाती है, जहां पर कम से कम दो अकाउंट प्रभावित होने चाहिए। दो से ज्यादा हो सकते हैं क्या अकाउंट प्रभावित? हाँ सर, दो से ज्यादा अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ सकता है। एक अकाउंट पर इंपैक्ट पड़ सकता है क्या? नहीं सर, एक अकाउंट पर इंपैक्ट नहीं पड़ सकता, कम से कम दो अकाउंट्स पर इंपैक्ट पड़ना चाहिए, और इंपैक्ट भी अपोजिट डायरेक्शन में पड़ेगा। मतलब सर, एक तरफ आपको एक अकाउंट के अंदर फायदा दिखेगा, तो दूसरे अकाउंट के अंदर आपको थोड़ा सा यहां पर लॉस दिखाई देगा, यानी कि थोड़ा सा आउटफ्लो या आउटकम जनरेट होगा बिजनेस के लिए। हाँ सर, यानी जीवन में बच्चों
सुख और दुख बराबर होते हैं। अकाउंटिंग भी उसी प्रिंसिपल के बेसिस पर की जाती है। ध्यान से समझिएगा, सुख और दुख का पाया जीवन में बराबर होता है। जितना सुख होता है उतना दुख होता है, जितना दिन होता है उतनी ही रात होती है। इसलिए अकाउंटिंग में भी दो ही एस्पेक्ट होते हैं, एक तो सुख का और एक दुख का। जहां पर बिजनेस की ट्रांजैक्शंस के कारण बिजनेस को होगा सुख, वहां पर कर दिया जाएगा डेबिट। अब डेबिट और क्रेडिट को बहुत अच्छे से समझेंगे। अकाउंटिंग के रूल्स हैं, पर वो रूल्स बने इस कोर प्रिंसिपल के बेसिस पर है, इस एसेंस के बेसिस पर है बच्चों के ड्यूल एस्पेक्ट्स होते हैं। ड्यूल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो अकाउंट्स पर प्रभाव पड़ता है। एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, एक में थोड़ा सा फायदा दिखाई देता है, दूसरे में आउटफ्लो यानी कि यील्ड आउट बेनिफिट्स जाते हुए दिखाई देते हैं। तो जहां पर फायदा दिखाई देता है, मैं कहता हूं उसको फील गुड बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए, बिजनेस के ओनर के लिए नहीं, बिजनेस के अकाउंटेंट के लिए नहीं, केवल और केवल बिजनेस के लिए, वहां पर किया जाता है डेबिट। नॉर्मली बच्चों बहुत अच्छे से समझेंगे, अभी थोड़ा सा होल्ड करना, बस सुन लेना। और जहां पर थोड़ा सा आउटफ्लो दिखाई देता है वहां पर किया जाता है क्रेडिट। सर ये डेबिट और क्रेडिट क्या वाला है? यही पूरी अकाउंट है बच्चों। वाई सम अकाउंट्स हैज टू बी डेबिटेड, वाई पर्टिकुलर अकाउंट हैज टू बी क्रेडिटेड, ये यदि सीख लिया आपने WHY until and unless why is not clear you would not going to get achieve anything in your life। तो आपको सीखना जरूरी है why। तो मैं सिखाऊंगा आपको why, कि डेबिट किया जाता है तो क्यों किया जाता है, और क्रेडिट किया जाता है तो क्यों किया जाता है, फिर आप सब कुछ अपने आप ही कर लोगे बच्चों। तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन का मतलब यह है कि एक अकाउंट होगा डेबिट और दूसरा अकाउंट होगा क्रेडिट। एक अकाउंट के कारण बिजनेस को फायदा होता हुआ दिखाई देगा, इनफ्लो होता हुआ दिखाई देगा, बेनिफिट होता हुआ दिखाई देगा, फील गुड होता हुआ दिखाई देगा, असेट क्रिएट होती हुई दिखाई देगी। दूसरी तरफ आउटफ्लो जनरेट होते हुए दिखाई देंगे, लाइबिलिटी क्रिएट होती हुई दिखाई देगी, बेनिफिट्स लॉसेस बनते हुए दिखाई देंगे, नुकसान होता हुआ दिखाई देगा, या फिर कुछ बेनिफिट का आउटफ्लो होता हुआ दिखाई देगा, यील्ड का आउटफ्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में दो अकाउंट प्रभावित होते हैं। किसके? एक बिजनेस की इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के। तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। आगे क्या लिखा है सर? देयर कैन बी नो ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस विच अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। केवल एक ही अकाउंट प्रभावित हो, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन नहीं होती। उसको सर रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि दो अकाउंट को प्रभावित करने वाली ट्रांजैक्शन को ये रिकॉर्ड करने का तरीका डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया है। और इसके अलावा कोई सिस्टम ही नहीं है जिसमें एक अकाउंट को रिकॉर्ड किया जाए, ऑब्वियसली नॉट। और विच हैज ओनली वन एस्पेक्ट, केवल एक ही अकाउंट प्रभावित हो रहा है, तो उसे हम यहां पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उसे हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैंने दिया है, इससे बात बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी 100% बच्चों। ये वीडियो बहुत ज्यादा रिलेवेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पूरा देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ ए फर्नीचर इज परचेज्ड इन बिजनेस, तो बच्चों फर्नीचर परचेज किया है, बिजनेस ने फर्नीचर परचेज किया, तो क्या है मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है? क्या इसमें पैसा जाएगा? यस सर इसमें पैसा जाएगा। क्या इसमें असेट क्रिएट हो रही है? यस सर हो रही है। तो आप फील करो कि असेट आ रही है, असेट आ रही है, फर्नीचर आ रहा है, तो बेनिफिट्स और इनफ्लोज और फील गुड जनरेट हो रहा है बिजनेस में। तो फर्नीचर आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये एक अकाउंटिंग एस्पेक्ट प्रभावित हुआ। सर दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में दूसरा अकाउंट भी प्रभावित होना चाहिए। एक अकाउंट यदि फेवरेबली इंपैक्ट करता है बिजनेस को, बेनिफिट्स सिनर्जीज जनरेट करता है, तो दूसरा अकाउंट अपोजिट डायरेक्शन में प्रभावित होना चाहिए। तो बच्चों बिजनेस में असेट आ रही है, फर्नीचर आ रही है, फील गुड, राइट? हाँ, आप समझ चुके होंगे, इसको डेबिट ही करेंगे, ठीक है, बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दूसरा, बिजनेस से कैश भी तो जा रहा है बच्चों, एक तरफ नुकसान भी तो हो रहा है बच्चों। कुछ ना कुछ कमाने के लिए, कुछ ना कुछ गेन करने के लिए, रिजल्ट्स जनरेट करने के लिए, मेरिट में आने के लिए सैक्रिफाइस भी करना पड़ता है, कुछ छोड़ना भी पड़ता है, कुछ त्याग भी करना पड़ता है बच्चों। यहां पर बिजनेस में अकाउंटिंग भी इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर की जाती है कि यदि आपको कुछ जनरेट करना है तो उसके लिए इक्वल अमाउंट से, इक्वल मॉनेटरी अमाउंट से कुछ ना कुछ त्याग भी करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। यहां पर फर्नीचर यदि आपके बिजनेस में आ रहा है 50,000 का,
तो सर 50,000 का फर्नीचर आ रहा है, उसको डेबिट आप कर दोगे तो सर उसके लिए कैश भी जा रहा होगा, सर कैश डिक्रीज हो रहा होगा बिजनेस का 50,000 से। तो सर एक तरफ तो फायदा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ अपोजिट डायरेक्शन में नुकसान दिखाई दे रहा है, तो सर उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा, इसको डेबिट कर दिया जाएगा। यानी कि यहां पर जनरल एंट्री वैसे मैंने समझाई नहीं है अभी, बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाले लेक्चर्स में हम समझेंगे, मजे के साथ समझेंगे, ठीक है। पर यहाँ पर एंट्री क्या होगी बच्चों, यहाँ पर फर्नीचर परचेज फॉर कैश की एंट्री होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड और कैश अकाउंट क्रेडिटेड। बहुत सिंपल, फर्नीचर डेबिट, कैश क्रेडिट। उसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिफ्लेक्ट किया जाता है, दिखाया जाता है, उसका एक तरीका है, एक बुक से एक फॉर्मेट है, वो बहुत अच्छे से हम सीखेंगे। पर अभी आपको बात इतनी समझ में आ गई हो कि डबल एंट्री सिस्टम के अंदर बच्चों 2 अकाउंट प्रभावित होते हैं। कितने अकाउंट्स प्रभावित होते हैं? 2 अकाउंट्स प्रभावित होते हैं और वो अपोजिट डायरेक्शन में प्रभावित होते हैं। यानी कि एक फेवरेबल इंपैक्ट देता है तो दूसरा एडवर्स इंपैक्ट देता है। यानी कि 2 एस्पेक्ट होने जरूरी हैं, इन अपोजिट डायरेक्शन होना जरूरी है, तभी डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर अकाउंटिंग की जा सकती है। तो डबल एंट्री डज नॉट मीन्स दैट द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। मैंने यहां बता दिया आपको कि डबल एंट्री का मतलब यह नहीं है कि किसी भी ट्रांजैक्शन को आप 2 बार रिकॉर्ड करोगे, बल्कि डबल एंट्री का मतलब यह है कि एक ही ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होंगे और वो 2 एस्पेक्ट 2 अकाउंट्स को अपोजिट डायरेक्शन में इंपैक्ट करेंगे। एक फेवरेबल मैनर में इंपैक्ट होगा बिजनेस के लिए और एक एडवर्स मैनर में इंपैक्ट होगा। तो बच्चों ड्यूल एस्पेक्ट और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंट्स से है। एक फेवरेबल एस्पेक्ट क्रिएट करेगा और एक अनफेवरेबल एस्पेक्ट्स को क्रिएट करेगा। इट डज नॉट मीन दैट द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, बट इट मीन्स दैट बच्चों, इट मीन्स दैट एट लीस्ट 2 अकाउंट्स आर अफेक्टेड बाय अ ट्रांजैक्शन। यानी कि एक ट्रांजैक्शन से कम 2 अकाउंट्स प्रभावित होते हैं। 2 से ज्यादा भी इंपैक्ट हो सकते हैं क्या सर? यस, 2 से ज्यादा भी इंपैक्ट होंगे, बट बच्चों मॉनेटरी टर्म में जितना फेवरेबल इंपैक्ट होगा, मॉनेटरी टर्म में जितना फेवरेबल इंपैक्ट होगा, लेट से 80,000, उतना ही एडवर्स इंपैक्ट भी होना चाहिए। एडवर्स इंपैक्ट भी होना चाहिए, मतलब 80,000। अब सर यहां पर एक अकाउंट हो सकता है फेवरेबल इंपैक्ट डालने वाला, एडवर्स इंपैक्ट डालने वाले एक और एक 2 अकाउंट हो सकते हैं। मतलब डेबिट एक अकाउंट हो सकता है, क्रेडिट 2 अकाउंट हो सकते हैं। हो सकता है ये 40 हजार से क्रेडिट हो जाए, बट अकाउंटिंग इंपैक्ट जो देखा जाएगा वो तुलनात्मक जो स्थिति देखी जाएगी वो मॉनेटरी टर्म में देखी जाएगी। यानी कि डेबिट यदि जितने अमाउंट से हुआ है तो क्रेडिट में 2, 3, 4 जितने भी अकाउंट हो रहे हैं वो सब मिलाकर 80,000 से होने चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट ऐसा होना चाहिए कि जितना मॉनेटरी इंपैक्ट डेबिट साइड पर पड़ा अकाउंट का, उतना ही मॉनेटरी इंपैक्ट क्रेडिट साइड पर पड़ेगा। अकाउंट कितने भी डेबिट और क्रेडिट हो सकते हैं, बात समझ में आई होगी बच्चों। बहुत डिटेल में देखेंगे, ये सब चीजें बहुत डिटेल में देखेंगे, अभी इसका लॉर्ड मत लेना। अभी केवल इतना समझना, डबल एंट्री सिस्टम का मतलब 2 अकाउंट्स अपोजिट डायरेक्शन में इंपैक्ट होते हैं और सर यहां पर 2 एस्पेक्ट्स प्रभावित होते हैं, एक अकाउंटिंग एस्पेक्ट प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। रिसिप्ट ऑफ बेनिफिट बाय 1 अकाउंट, जो मैंने आपको समझाया वही यहां पर लिखा है। एक अकाउंट जिसमें बेनिफिट जनरेट हो रहा है एंड द सरेंडर ऑफ द लाइक बेनिफिट, यानी कि उतने ही अमाउंट का बेनिफिट सरेंडर भी हो रहा है बाय अनदर अकाउंट। यदि एक अकाउंट में मॉनेटरी टर्म में बेनिफिट जनरेट हो रहा है तो दूसरे अकाउंट्स में मॉनेटरी टर्म में उतना ही, जितना बेनिफिट जनरेट हुआ उतना ही बेनिफिट सरेंडर हो रहा है। ये सुन लो, तो दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिएगा, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग जो हमने समझा है, रिकैप कर कर आप दोबारा चीजों को समझ भी सकते हो। अब बच्चों इसके बाद सीखेंगे हम अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं, क्योंकि फंडामेंटली अकाउंटिंग तो इस बेसिस पर की जाती है, डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर की जाती है, बट कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं सर जिनकी अकाउंटिंग की जाती है। अब उन अकाउंट्स को बेसिकली कितने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है बच्चों। अब उसे हम सीखेंगे कि सर अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और सर उन्हें किस तरह से कैटेगराइज और क्लासिफाई किया जाता है। बच्चों अकाउंट्स को ब्रॉडली इस तरह से ग्राफिकली जो मैंने यहां पर फ्लो चार्ट बनाया है,
क्लासिफाई किया जाता है ब्रॉडली दो पार्ट्स में। एक होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है इम्पर्सनल अकाउंट। कई लोग मतलब ऑथर इसे तीन भागों में बताते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। एक्चुअली रियल और नॉमिनल अकाउंट इम्पर्सनल अकाउंट्स में कवर होते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहां पर अकाउंट्स कितने तरह के होते हैं क्लासिफाइड, पर्सनल अकाउंट होता है और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स को फिर फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है बच्चों। याद करने की जरूरत नहीं है, हम जब सीखेंगे ना अकाउंटिंग तो ये सब चीजें ऑटोमेटिकली अपने आप ही समझ में आ जाएगी। अभी आप नोट डाउन कर लेना बस। पर्सनल अकाउंट्स को 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट। नेचुरल पर्सन नाम से प्रतीत हो रहा है, अभी समझाया नहीं है मैंने। पर्सनल अकाउंट मतलब बिजनेस को कई पर्सन्स के साथ डील करना पड़ता है, मतलब बिजनेस में जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है वो कई पर्सन्स के साथ भी होती है। हम जानते हैं सप्लायर से हमें गुड्स खरीदना पड़ता है, सप्लायर इज ऑल्सो काइंड ऑफ पर्सन, इज ए पर्सन। कस्टमर को हमें सेल करना पड़ता है, वो भी हमारा एक पर्सन है, तो उसके साथ भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होती है। ओनर खुद आउटसाइडर माना जाता है बिजनेस के लिए, तो ओनर ने जो पैसा लगाया वो ओनर भी बिजनेस के लिए पर्सन ही है। समझ में आ रही बात। बैंक से बिजनेस ने लोन लिया तो बैंक भी एक पर्सन है, ऑल्दो बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है। वो चीजें अभी हम समझेंगे, सबको डिटेल में हम देखेंगे। बट बिजनेस को कई पर्सन्स से डील करना पड़ता है बच्चों, इसलिए उनसे रिलेटेड राम श्याम मोहन सोहन, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्हें यहां पर पर्सनल अकाउंट में कवर किया जाता है। अभी मैंने समझाया नहीं है, अभी मेरे को डिटेल में जाना है। अभी मैंने बस ब्रॉडली एक मानचित्र दिखाया है, ऊपर से नक्शा देख रहे हैं हम कि होता क्या क्या है, कहां कहां पर क्या होता है, फिर उस जगह पर जाकर उसको अच्छे से समझेंगे। समझ में आ रही बात। इम्पर्सनल अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। रियल में एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, असेट्स को कवर किया जाता है बिजनेस की जितनी भी असेट्स है उन्हें कवर किया जाता है रियल अकाउंट्स में, ठीक है। नाम से लग रहा है आपको रियल, मतलब जो रियल में दिखाई देती हैं असेट्स, मतलब जो बिजनेस में बेनिफिट जनरेट करती है रियल टर्म्स में कई सालों तक, दिखाई दे या ना दे। समझ में आई बात। हम जानते हैं असेट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक तो टेंजिबल और एक इंटेंजिबल, ठीक है। तो रियल अकाउंट भी 2 तरह के होते हैं, एक तो टेंजिबल रियल अकाउंट और एक इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ओके बच्चों। पर्सनल अकाउंट 3 पार्ट्स में होते हैं, 3 भाग होते हैं, एक तो नेचुरल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन, तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट समझा नहीं रहा हूं, अभी बस बता रहा हूं, समझाना है मुझे, इस पर डिटेल डिस्कशन करना है सब पर। रियल अकाउंट 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट 2 तरह के होते हैं बच्चों। बिजनेस में आप जानते हैं कई तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, लॉसेस होते हैं, इनकम्स होते हैं, प्रॉफिट्स होते हैं। तो बच्चों जो भी रेवेन्यू टर्म के आइटम है ना, मतलब ऑपरेटिंग नेचर के हैं, जो बार बार होते हैं, जैसे कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो एक्सपेंस और लॉसेस का ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है, इसलिए दोनों को एक साथ रखा गया है यहाँ पर। और दूसरा होता है बच्चों, पहला तो एक्सपेंस और लॉसेस, दूसरा होता है इनकम्स और गेन्स, और इनकम और गेन का भी ट्रीटमेंट एक जैसा ही होता है, इसलिए इन्हें यहाँ पर रखा गया है। तो ये ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का बच्चों। पर्सनल, इम्पर्सनल, पर्सनल में 3, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में पहले 2 भाग होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। नॉमिनल को एक्सपेंस एंड लॉस, इनकम एंड गेन। अब 1 बाय 1 देखते हैं बच्चों। पर्सनल अकाउंट उठाते हैं, उसमें फिर तीनों को समझेंगे, फिर रियल अकाउंट को उठाएंगे, उसमें दोनों चीजों को समझेंगे, फिर नॉमिनल अकाउंट को लेंगे और फिर ये दोनों अकाउंट्स को, नॉमिनल अकाउंट के सब पार्ट्स को समझेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रूशियल है। ये चीज बच्चों ग्रिप में आ गई ना, और सही अर्थों में इसको समझ लिया ना, रटना नहीं है, सही अर्थों में इसको समझ लिया, ग्रिप में आ जाएगी चीज। पूरी अकाउंट्स जीवन भर पढ़ोगे ना, ये चीज यदि ग्रिप में आ गई तो फिर आपको कोई डिफिट नहीं कर सकता, कहीं से कहीं तक आपको लास्ट तक कभी दिक्कत नहीं आएगी इस सब्जेक्ट में। समझ में आ रही बात बच्चों। तो ये नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं 1 बाय 1। अब बिजनेस को जितने भी पर्सन्स के साथ डील करना पड़ता है ना, बिजनेस जब अपनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन करता है, कई पर्सन्स के साथ उसे डील करना पड़ता है, तो उन पर्सन्स से कितना पैसा लेना है, कितना पैसा उन्हें देना है, मतलब किसी पर्सन से यदि बिजनेस किसी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में डील कर रहा है तो उसकी अकाउंटिंग जिस अकाउंट के प्रिंसिपल के बेसिस पर की जाएगी वो अकाउंट कहलाएगा पर्सनल अकाउंट।
मतलब किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना बाकी है, किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, ये चीज याद रखने के लिए, ये जी छोटी सी शॉप भी होती है ना, एक छोटा सा बिजनेस भी होता है, उसमें ये चीज को लिखा जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है कि किस व्यक्ति को कितना पैसा देना है, किस व्यक्ति से कितना पैसा लेना है। तो व्यक्तिगत खातों को, यानी कि व्यक्तियों से संबंधित खातों को मेंटेन किया जाता है, खाते मतलब अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है, और उन व्यक्तिगत खातों यानी कि पर्सनल अकाउंट्स को सर यहाँ पर अकाउंटिंग के प्रिंसिपल के अंदर कवर किया जाता है। उसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है वो सीखेंगे बाद में, पर यहाँ पर कवर किसे किया जाता है वो समझ लीजिए। अकाउंट्स विच रिलेट्स टू इंडिविजुअल, मतलब कोई व्यक्ति विशेष, ब्लड एंड वेसल्स वाला कोई व्यक्ति, ठीक है, कोई फर्म, जैसे बहुत सारी फर्म्स होती है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट, कई सारी फर्म्स जो बिजनेस कर रही हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में साथ में बिजनेस कर रहे हैं, फर्म खोलकर बिजनेस कर रहे हैं। हो सकता है चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म हो, मेडिकल प्रैक्टिशनर फर्म्स हो, कंपनी सेक्रेटरी फर्म्स हो, बहुत सारी फर्म्स, ये सभी ऑब्वियसली बिजनेस को फर्म से भी डील करना पड़ता है। यदि एक फर्म रजिस्टर्ड है और बिजनेस उससे गुड्स खरीदता है, सप्लाई खरीदता है, गुड्स खरीदता है या फिर सेल करता है गुड्स की, तो वो फर्म भी एक पर्सन है बच्चों। ऑल्दो वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको लाइसेंस प्राप्त है एक बिजनेस एंटिटी के नाम से कार्य करने का। समझ में आई बात? तो यहाँ पर फर्म्स भी हो सकती हैं, कंपनीज भी हो सकती हैं, कंपनी को भी यहाँ पर पर्सन में ही कवर किया गया है। मतलब जिसके ब्लड एंड वेसल्स हैं, जो ब्लड एंड वेसल्स होल्ड करते हैं वो तो नेचुरल पर्सन है। ब्लड एंड वेसल्स नहीं है, जिनको लाइसेंस है, जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, और जो उस लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के कारण अपने नाम से, अपनी फर्म के नाम से, अपनी कंपनी के नाम से, अपनी सोसाइटी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार रखते हैं, वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं बच्चों, क्योंकि उन्हें अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार प्राप्त है, लाइसेंस प्राप्त है, रजिस्ट्रेशन प्राप्त है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। तो यहां पर अकाउंट्स में इंडिविजुअल्स को कवर किया जाता है, फर्म्स को कवर किया जाता है, कंपनीज को कवर किया जाता है, कई इंस्टीट्यूशंस को कवर किया जाता है। हम देख सकते हैं फर्म्स, कंपनी, इंस्टीट्यूशन सब आर्टिफिशियल पर्संस होते हैं बिकॉज दे हैविंग द राइट टू डू द कॉन्ट्रैक्ट विद देयर ओन नेम बिकॉज ऑफ गेटिंग रजिस्ट्रेशन विद देयर सेपरेट नेम्स। अपने नाम से रजिस्ट्रेशन के कारण, एक एंटिटी से रजिस्ट्रेशन के कारण उन्हें कॉन्ट्रैक्ट और अनुबंध करने का अधिकार होता है, इसलिए वो आर्टिफिशियल पर्सन कहलाते हैं। वी डिस्कस्ड डिटेल इन लेटर ऑन द स्पेसिफिक हेडिंग्स ऑफ आर्टिफिशियल पर्संस। सो इज कॉल्ड ए पर्सनल अकाउंट। ये सभी पर्सनल अकाउंट्स में कवर होते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिया मोहन का अकाउंट, यानी बिजनेस ने मोहन के साथ पर्टिकुलरली कोई ट्रांजेक्शन की है या डील किया है, तो मोहन से कितना पैसा लेना है, मोहन को कितना पैसा देना है, ये याद रखने की जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। तो मोहन का अकाउंट भी ओपन होगा बिजनेस के अंदर। हाँ, एक बात जरूर याद रखिए कि पर्सनल अकाउंट को तभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा जब पैसा लेना और देना बाकी रहा हो। यदि आपने पैसे का लेन देन कर लिया, हिसाब चुकता कर दिया, बराबर कर दिया, या पैसा लेना था मिल गया, तो फिर उस व्यक्ति खाते को, उस व्यक्तिगत विशेष खाते को याद नहीं रखना है, उस पर्सन को आपको याद नहीं रखना है। बिजनेस में किसी भी पर्सन को केवल तभी तक याद रखा जाता है जब तक उससे कुछ लेना देना बाकी होता है। बच्चों, ये थंब रूल है इस प्रिंसिपल का, इसको बिल्कुल गांठ बांध लेना, समझ लेना। पर्सनल अकाउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में कब रिकॉर्ड करेंगे बच्चों? बताओ मुझे, बोलकर बताओ। बोल नहीं रहे हो बच्चे, आप बोलो। हाँ, उधर जो बैठे हो आप, हाँ आपसे बात कर रहा हूं। पर्सनल अकाउंट को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब रिकॉर्ड किया जाएगा? जब किसी पर्सन से रिलेटेड कुछ लेना देना बाकी हो। यदि लेना देना बराबर हो गया, कुछ लेना देना बाकी नहीं है, लेना देना मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, कुछ पैसा ना तो देना बाकी है, कुछ पैसा ना ही लेना बाकी है, तो फिर उस पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को बिजनेस की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उस अकाउंट को ओपन ही नहीं किया जाएगा। तो यदि मोहन से कुछ लेना देना बाकी था तो मोहन का अकाउंट, सोहन से कुछ लेना देना, राम से कुछ लेना देना बाकी था। यहाँ पर डीसीएम लिमिटेड एक कंपनी है, आर्टिफिशियल पर्सन है सर, यस, इसको अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार है। इससे कुछ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, डील किया था और कुछ लेना देना बाकी था, तो सर इसका अकाउंट भी खोला जाएगा पर्सनल अकाउंट के अंदर, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। अकाउंटिंग कैसे की जाएगी वो नहीं सीखा है अभी, बस कवर क्या होता है वो सीख रहे हैं बच्चों। दिल्ली यूनिवर्सिटी इज ए सेपरेट रजिस्टर्ड एंटिटी,
ठीक है, इसको भी अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने का अधिकार प्राप्त होता है, इसलिए भी आर्टिफिशियल पर्सन है। बैंक भी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसको भी लाइसेंस मिलता है काम करने का आरबीआई से बैंकिंग का, ठीक है। कैपिटल ऑफ द ओनर, ओनर भी एक पर्सन ही होता है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो बिजनेस में कैपिटल लगाता है। ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ ओनर, जो पैसा निकाल लेता है ना ओनर, जब अपना पैसा निकालता है ओनर तो उसको बोलते हैं ड्रॉइंग अकाउंट। तो ऑल दीज अकाउंट्स आर रिलेट टू ए पर्सन, इसलिए इनको पर्सनल अकाउंट्स में कवर किया जाता है। अब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सर। जैसा हमने देखा था कि सर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किस तरह से कैटेगराइज करेंगे हम, और वहां पर किन किन लोगों को कवर करेंगे। तो यू कैन नोट डाउन दिस एंड फर्दर वी डिस्कस द सब क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सनल अकाउंट्स।